नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र का परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इनका पूरा नाम बाबू हरिश्चंद्र था। ये पहले उपनाम रसा से उर्दू में लिखते थे। जन्म इनका 9 सितंबर 1850 वाराणसी उत्तर प्रदेश में। मृत्यु 6 जनवरी 1885 यानी लगभग 35 वर्ष की कम आयु इनको प्राप्त हुई थी वाराणसी उत्तर प्रदेश में। पिता बाबू गोपाल चंद संप्रदाय पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य द्वारा दीक्षा ग्रहण की थी इन्होंने। गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद पुष्टि मार्ग से या वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण करने के कारण दूसरे गुरु इनके वल्लभाचार्य भी होते हैं। ठीक है, भाषा इनकी खड़ी बोली, काल इनका आधुनिक काल रहा है। उपाधि इनको भारतेंदु दी गई है, जिस नाम से ये हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हुए हैं। भारत प्लस इंदु अर्थात भारत का चंद्रमा। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार उस समय के साहित्यकारों ने 1880 ईस्वी में यह उपाधि भारतेंदु को दी थी। संपादन कार्य 1868 में कवि वचन सुधा काशी से मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक यानी तीनों रूपों में एक जो पत्रिका निकलती थी। 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन 8 अंक इसके निकले थे। बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका इसी नाम से इस पत्रिका नामकरण हुआ। काशी मासिक 1874 में बाल बोधनी काशी से निकलती थी, मासिक थी। स्त्री शिक्षा से संबंधित ये पत्रिका थी। ठीक है, प्रमुख रचनाओं में कुल 175 रचनाएं इनकी बताई जाती है। बाबू राधाकृष्ण ने इनकी 238 रचनाओं का उल्लेख किया है। प्रथमतः हम उनके नाटक देखेंगे जो अनुदित है। पहला उनका नाटक अनुदित 1868 में विद्या सुंदर, जो संस्कृत नाटक के चोर पंचशिका के बंगला संस्करण का अनुवाद है, और 1868 में रत्नावली संस्कृत नाटिका रत्नावली का हिंदी अनुवाद है। 1872 में पाखंड विडंबन संस्कृत के कृष्ण मिश्र रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तीसरे अंक का हिंदी अनुवाद। उसके बाद 1873 में धनंजय विजय संस्कृत के कांचन कवि रचित धनंजय विजय नाटक का हिंदी अनुवाद। ठीक है, 1875 में कर्पूर मंजरी सटक श्रेणी का नाटक है, संस्कृत के कांचन कवि के नाटक का अनुवाद है। 1877 में भारत जननी इनका यह गीति नाटक है जो संस्कृत से हिंदी में अनुवादित है। उसके बाद 1878 में मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद है। 1880 में दुर्लभ बंधु अंग्रेजी नाटककार शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है। ठीक है, इनके अब मौलिक नाटकों में प्रथमता आता है 1873 में वैदिक हिंसा हिंसा न भवति प्रहसन है। इसमें पशु बलि प्रथा का विरोध किया गया है। 1875 में सत्य हरिश्चंद्र असत्य पर सत्य की विजय का वर्णन है। 1875 में प्रेम जोगिनी तीर्थ स्थानों पर होने वाले जो कुकृत्यों का चित्रण इस नाटक में किया गया है। 1876 में श्री चंद्रावली नाटिका प्रेम भक्ति का आदर्श स्वरूप इसमें प्रस्तुत किया गया है। 1876 में विशेष विषमोषधम भान, यह देशी राजाओं की कुचक्रपूर्ण परिस्थिति दिखाने के लिए नाटक रचा गया था। 1880 में भारत दुर्दशा नाट्य रासक, 1881 में नील देवी गीति रूपक, 1881 में फिर से अंधेर नगरी प्रहसन 6 दृश्य भ्रष्ट शासन तंत्र पर व्यंग्य किया गया है। और 1883 में सती प्रताप यह इनका अधूरा नाटक है। बाद में राधा कृष्ण दास ने इस नाटक को पूर्ण किया था। ठीक है, अब इस नाटक की जो ईस्वीसन है और इसका जो स्वरूप है या विषय है सभी आपको याद रखने होंगे कि ये नाटक भान है या नाटिका है या प्रहसन है। उसके बाद इस नाटक का विषय क्या है और क्रम के अनुसार जैसे के वैसे आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, काव्यात्मक रचनाओं में कुल इनकी 70 रचनाएं बताई जाती है। संवंत में सन महीने यहाँ दिए हैं। ठीक है, संवंत 57 वर्ष ईस्वी जोड़ देने से संवंत निकलता है। यहाँ संवंत में दिए हैं, इसमें से अगर आप 57 वर्ष निकालते हैं तो ईस्वी बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब संवंत में है। काव्य ग्रंथ प्रबंध काव्यान मुक्तक यहाँ सभी मैंने दिए हैं। यहाँ पर प्रथम आता है भक्त सर्वस्व 1927, 1928 में प्रेम मालिका, 1929 में कार्तिक स्नान, 1929 में वैशाख महात्म्य, 1930 में प्रेम सरोवर, 1930 में प्रेमाशु वर्षन, 1930 में जैन कुतूहल,
1932 में प्रेम माधुरी, 1934 में प्रेम तरंग, 1934 में प्रेम प्रताप, 1934 में उत्तरार्ध भक्तमाल, 1935 में गीत गोविंदानंद, 1935 में सत्सई सिंगार, 1935 में होली, 1937 में राग संग्रह, 1937 में वर्षा विनोद, 1937 में मधु मुकुल, 1938 में विनय प्रेम पचासा, 1939 में फूलों का गुच्छा, 1940 प्रेम फुलवारी और 1940 में कृष्ण चरित्र। ये उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ है। और प्रबंध काव्य एवं मुक्तक में आता है प्रथमतः 1918 में स्वर्गवासी शीर अलवरत वर्णन, 1926 में राम कुमार सुस्वागत पत्र, 1927 में सुमनोली, 1928 में सन 1871 में श्रीमान प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर इन्होंने कविता की थी, 1928 में श्री जीवन जी महाराज, 1930 में चतुरंग, 1930 में देवी छदम लीला, 1930 में प्रांतः स्मरण मंगल पाठ, 1930 में दैन्य प्रलाप, 1930 में उरहना, 1930 में तन्मय लीला, 1930 में दान लीला, 1931 में रानी छदम लीला, 1931 में संस्कृत लावनी, 1931 में बसंत होली, 1931 में स्फुट समस्या, 1931 में मुंह में दिखावनी, 1931 में उर्दू का सापा, 1931 में प्रबोधिनी, 1931 में प्रांतः समीरन, 1931 में बकरी विलाप। उसके बाद आता है 1931 में स्वरूप चिंतन, 1932 में श्री राजकुमार शुभागम, 1932 में भारत भिक्षा, 1932 में श्री पंचमी, 1933 में श्री सर्वोत्तम स्त्रोत, 1933 में निवेदन पंचक, 1934 में प्रांतः स्मरण स्त्रोत, 1934 में अपवर्ग दाष्टक, 1934 में मनोमुकुल माला, 1934 में वेणु गीत, 1934 में श्रीनाथ स्तुति, 1934 में मुख प्रश्न, 1934 में अपवर्ग पंचक, 1934 में पुरुषोत्तम पंचक, 1935 में भारत वीरत्व, 1936 में श्री माता वल्लभ स्त्रोत, 1936 में रामलीला, 1936 में भीष्म स्तवराज, 1936 में मान लीला फूल बुजौल, 1936 में बंदर सभा, 1938 में विजय वल्लरी, 1939 में विजयनी विजय वैजयंती, 1941 में नए जमाने की मुकरी और 1941 में जातीय संगीत और प्रेम पचासा। ये इनके सभी काव्य है या कविताएं हैं। ठीक है, तो इसके बाद कार्तिक स्थान और 1941 में जो रिपनाष्टक, यह भी इनकी रचना आती है। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, कहीं किसी किताब में कुछ कम रचनाएं मिलती है तो कहीं किताबों में बहुत ही ज़्यादा भारतेंदु की कविताओं के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो मुझे इतने मिले हैं, आपको अगर इससे ज़्यादा मिलते हैं तो आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, प्रबोधिनी रचना विदेशी वस्तु के बहिष्कार की प्रत्यक्ष प्रेरणा देने वाली रचना है। दशरथ विलाप एवं फूलों का गुच्छा रचनाओं में ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है और इनकी रचनाओं को भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम भाग में संकलित किया है। देवी छद्म लीला, तन्मय लीला आदि में कृष्ण के विभिन्न रूपों को प्रस्तुत किया गया है। उपन्यास में हमीरहट, सुलोचना, रामलीला, शीलावती, सावित्री चरित्र। निबंध में कुछ आप बीती कुछ जग बीती, सब जाति गोपाल की, मित्रता, सूर्योदय, जयदेव, बंग भाषा की कविता, नाटक और 1934 में दिल्ली दरबार दर्पण, 1934 में भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये भी सभी संवत में है। ठीक है, तो यहाँ पर संवत और ईस्वी सन में आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन में पढ़ना नहीं है। आपके दिमाग में प्रश्न उठ सकता है कि भारतेंदु का जन्म 1850 से 85 में उनकी मृत्यु है, लगभग 35 वर्ष में उनका जो समय रहा है, तो ये 1900 में रचनाएं कैसे आ सकती है, तो ये सभी 1900 की संवत में है। ठीक है, तो इनमें से अगर आप 57 वर्ष निकाल दोगे तो वह जो भारतेंदु का समय है वह ईस्वी निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन में पढ़ना नहीं है। ठीक है, अन्य गद्य साहित्य में सभी संवत में यहाँ सन दिए हुए हैं। 1927 में लेवी प्राण लेवी, 1927 में
दूषण मालिका 1927 संवत में अगरवालों की उत्पत्ति, 1928 में हरिद्वारा, 1928 संवत में लखनऊ, 1928 तहकीकात पूरी की तहकीकात, 1929 में कार्तिक नौमितिक कृत्य, 1929 में कार्तिक कर्म विधि, 1929 में जबलपुर, 1930 में मार्गशीर्ष महिमा, 1930 में माघ स्नान विधि, 1930 में पुरुषोत्तम मास विधान, 1930 में भक्ति सुवैजयंती, 1930 में श्री वल्लभाचार्य कृत चतुशोक, 1930 या 40 के आसपास जो इनका समय रहा है। प्रहसन पंचक 1928-37 के बीच, चरितावली 1931, श्रुति रहस्य 1931-35, स्त्रोत पंचरत्न 1932, हिंदी कुरान शरीफ 1932, श्री वल्लभीय सर्वस्व। ठीक है, उसके बाद आता है 1932 में संगीत सार, 1932-33 के बीच जो समय रहा है पुरावर्त संग्रह, 1932-36 वैष्णव सर्वस्व, 1933 महाराष्ट्र देश का इतिहास, 1933 श्री तटीय सर्वस्व, 1933 अष्टादश पुराण की उपक्रमणिका, 1933 श्री युगल सर्वस्व, 1933 उत्साहावली, 1934 उदय पूर्वोदय, 1935 क्षत्रियों की उत्पत्ति, 1936 यशुकुष्ट और ईश कृष्ण, 1939 बूंदी का राजवंश, 1939 कश्मीर कुसुम अथवा रज तरंगिनी कलम, 1940 कानून ताजीरात शोहर, 1941 बादशाह दर्पण, 1941 वैष्णवता और भारतवर्ष, 1941 कालचक्र, 1941 रामायण का समय, 1941 पंच पवित्रात्मा। ठीक है, ये उनके गद्य साहित्य हैं जो अन्य गद्य साहित्य में आता है। और इनके बारे में विशेष जानकारी ये है कि ये हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं। भारतेंदु को कौन नहीं जानता। सबसे कम आयु के और प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के अगर कोई लेखक है तो भारतेंदु है। इनके द्वारा हिंदी लेखकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए समस्या पूर्ति के लिए कविता वर्धिनी सभा की स्थापना की गई थी। इनके द्वारा 1873 ईस्वी में तदीय समाज की स्थापना भी की गई थी। इन्होंने हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल लेखक शीतला प्रसाद त्रिपाठी में लक्ष्मण पात्र की भूमिका भी निभाई थी। ये मात्र 11 वर्ष की अल्प आयु में कविताएं लिखने लग गए थे। ठीक है, अपनी अति उदारता के कारण ही वे अपने पूर्वजों की संपत्ति लुटाकर दरिद्र हो गए थे। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्यकारों, कवियों और दीन दुखियों की सहायता करते रहे। इनकी कालचक्र जो रचना के अनुसार हिंदी 1873 ईस्वी में नई चाल में ढली, ऐसा कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये केवल न प्रकृति के कवि माने गए हैं, इनमें बाह्य प्रकृति की अनेक रूपता के साथ उनके हृदय का सामंजस्य नहीं पाया जाता। इन्होंने खुसरो के जैसी पहेलियाँ और मुकरियाँ भी लिखी है। ठीक है, तो ये बहुत ही दानशूर रहे हैं। भारतेंदु एक ऐसे साहित्यकार हो गए हैं जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति या जो पूर्वजों द्वारा मिली हुई पूरी संपत्ति उन्होंने साहित्य के लिए या हिंदी साहित्य के लिए खर्च की थी। और अंतिम दिनों में वह जो कर्जदार बन गए थे, ऐसा कहा जाता है। जो पहले बहुत ही अमीर और श्रीमंत कहे जाते थे, जो अंतिम दिनों में कर्जदार बनकर चले गए, यानी कम उम्र में बहुत कुछ उन्होंने किया है अपने काल में। इस कारण उनका नाम हिंदी साहित्य जगत में आज बहुत ही आदर से लिया जाता है और उनके ही नाम से आधुनिक काल में एक युग का प्रारंभ होता है। ठीक है, तो ये भारतेंदु का परिचय आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।